अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। और जो अभी आप देख रहे हैं ये सेटिस्फेक्शन मॉडल, या अगर आप इसे ग्रुप परफॉर्मेंस मॉडल भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। अब हम फर्दर वन बाय वन इसके हर प्रोसीजर को देखेंगे, हर स्टेप को देखेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल कंडीशन जो किसी भी ग्रुप पर इम्पोज की जाती हैं, हम उनकी बात करते हैं कि वो क्या होती हैं। हम बात करें एक्सटर्नल कंडीशंस की जो कि इम्पोज की जाती हैं किसी भी ग्रुप के ऊपर। तो अगर हम एक्सटर्नल कंडीशन में देखें तो कोई भी अगर ग्रुप काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशन जो है वो इम्पोज की जा सकती है। उसमें सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी आ सकती है, अथॉरिटेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, फॉर्मल रेगुलेशन हो सकती हैं, अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, जो आपकी अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपको रेगुलेट होना पड़ेगा, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं आपको उसी के अंदर रह के ही काम करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि एम्प्लॉय सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्राइटेरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल सिस्टम कि आपको किस बेस के ऊपर जो है वो प्रेस किया जाता है और आपको तारीफ़ की जाती है, आपको प्रमोशन दी जाती है, क्या तरीकाकार है और उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। और जनरल फिजिकल लेआउट ऑफ वर्क स्पेस के जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कितनी है, कि वो ऑफिस खुले हैं, ओपन हैं, कंजेस्टेड से हैं, किस तरह की हैं। तो ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो किसी भी ग्रुप के ऊपर इम्पोज की जा सकती हैं और उसकी वर्क परफॉर्मेंस फिर इम्प्रूव भी हो सकती है और वह ख़राब भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द दीज ग्रुप एक्सटर्नल कंडीशंस। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट अगर आप देखें, जब हम एक्सटर्नल कंडीशंस इम्पोज हो जाती हैं ग्रुप के ऊपर, तो सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले उसका नॉलेज आ जाएगा कि वो कितना जो है उसने हायर एजुकेशन हासिल की हुई है और कितना नॉलेज उसके पास है। उसके पास फिर स्किल्स कौन सी आती हैं। स्किल्स और नॉलेज में डिफरेंट होता है। स्किल्स होती है महारत, लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है आगे फर्दर जाके आप पढ़ेंगे कि अगर दो लोगों में ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है तो उसको कैसे हैंडल करना है। रेजोल्यूशन आपकी कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम, आपकी सॉल्विंग, आपकी कम्युनिकेशन डिटर्मिन करना और कितने अच्छे तरीके से आप एक ग्रुप में काम कर सकते हैं। ये ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज होते हैं। तो हर ग्रुप में आने वाला बंदा अपने ये रिसोर्सेज अपने साथ लेके आता है। फिर उस मेंबर की डिटर्मिन करता है कि वो क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कि वो कितना मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, खूबियाँ, कि पॉजिटिव ट्रेट्स जो हैं वो आपका पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे, और अगर आप देखें जिनमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ग्रुप में आपको डीमोरलाइज ही करते रहेंगे कि हमें डीमोरलाइज हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अचीव नहीं कर सकते। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेट्स खूबियाँ होती हैं कि अगर आपकी पॉजिटिव ओपिनियन है तो वो पॉजिटिव ही आप सोचेंगे। ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज के बाद हमारे पास आते हैं जी ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सबसे पहले ग्रुप के रोल्स आ जाते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम रोल की बात करें तो रोल क्या होते हैं, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे ग्रुप मेंबर्स करेंगे, या अगर उनकी कोई सोशल पोजीशन है, माशरे के अंदर एक कोई मुकाम है और उनको एक टास्क किया जाता है, वो आराम से कंप्लीट कर लेते हैं, अपने ग्रुप के मेंबर्स को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो वो उनके रोल होते हैं। अब रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि एक्सपीरियंस डिफरिंग रोल एक्सपेक्टेशंस के, हर तरह के मुख्तलिफ रोल हो सकते हैं, हर इंसान का किरदार मुख्तलिफ होता है, तो वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एम्बिग्विटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी अबाउट रोल एक्सपेक्टेशंस, कि मैंने अगर लेट्स सपोज आपसे एक्सपेक्ट किया है कि मैं आपसे एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि आपकी प्रेजेंटेशन के लेट्स सपोज आई मेक 10 मार्क्स, तो उसमें से मुझे 7 तो बच्चे लेना ही चाहिए ना, बट अगर कुछ स्टूडेंट नहीं ले पाते तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं आते, तो एम्बिग्विटी आना शुरू हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ग्रुप्स में होता है। ग्रुप स्ट्रक्चर की आगे हम फर्दर बात करें तो उसमें आता है जी नॉर्म्स। नॉर्म्स होती हैं वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि हर बंदा अपनी शेयर करता है, अपनी वैल्यूज शेयर करता है। और नॉर्म्स नॉर्मली 3 टाइप की होती हैं। एक होती हैं एफर्ट एंड परफॉर्मेंस, कि जिसमें आप आउटपुट लेवल सेट करते हैं। एब्सेंटिज्म, कि आप कम छुट्टियां कर रहे हैं। प्रॉम्प्टीनेस एंड सोशलाइजिंग, कि आप कितने ज़्यादा जो है वो सोशल हैं और कितने ज़्यादा नुमायाँ होने वाले हैं। फिर आपका ड्रेस जो है वो क्या होता है, और लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी कितनी ज़्यादा आपकी फॉर्म्स के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, और सबसे बढ़ के आपके ग्रुप के साथ, आपके गोल्स अचीवमेंट के साथ है।
मूविंग ऑन विद ग्रुप स्ट्रक्चर, देन वी हैव कन्फर्मेटरी। कन्फर्मेटरी की अगर सादे लफ्जों में बात करें ना तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय अदर पर्सन, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप के अंदर जो है इंडिविजुअल को दूसरे लोग कंफर्म करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर। हालांकि ग्रुप के अंदर प्रेशर भी होगा, आपकी जजमेंट एक इंसान नॉर्मली और बिहेव करेगा और जब वो एक ग्रुप में टास्क में एसोसिएट हो जाएगा तो उसका बिहेवियर डिपेंड हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो जो आपकी कन्फर्मेटरी है, कन्फर्मेटरी एक इस तरह का वे है कि जो आपको जज करने में हेल्प आउट करता है दूसरे लोगों को, और ये बहुत एक पावरफुल किस्म का सोर्स होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रुप थिंग। ये एक एक्सटेंसिव प्रेशर होता है स्ट्रांगली, जो कि एसोसिएट हेल्प करता है आपको एसोसिएट करने में अपने ग्रुप के साथ, अपने हर इंडिविजुअल मेंबर के साथ, और उनकी ओपिनियन को चेंज करने में हेल्प करता है ताकि आपका ग्रुप जो है वो यूनाइट हो सके और अपनी थिंकिंग पे पॉजिटिवली हैंडल कर सके। ग्रुप स्ट्रक्चर के आगे नेक्स्ट इज स्टेटस सिस्टम। स्टेटस सिस्टम इस तरह का फॉर्मल या इनफॉर्मल प्रेस्टीज ग्रेडिंग पोजीशन सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर जो है मेंबर्स को सर्व किया जाता है, रिकग्निशन उनको रिकग्नाइज किया जाता है, इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट की जाती हैं कि लाइक अगर आपके पास 5 या 6 लोग हैं ग्रुप के अंदर तो उन 6 में कोई ए रैंक पे हो रहा होगा और कोई बी पे आ रहा होगा। जैसे आपकी क्लास में से किसी का ए ग्रेड आएगा, कोई ए प्लस पे भी जा सकता है, बी पे भी जाएगा, सी पे भी जाएंगी। तो स्टेटस सिस्टम ये होता है किसी ग्रुप के अंदर। और फॉर्मल स्टेटस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये इफेक्टिव तरीका है जिसमें आप परसीव करते हैं इंडिविजुअल का रैंक और उसके स्टेटस को सिंबलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल और कॉन्ग्रेंट। लाइक आर्मी है तो आप देखें पुलिस ऑफिसर्स हैं तो हमारी ये इस तरह के फोर्सेज हैं तो उनके स्टार से उनको रैंक किया जाता है कि जिसके जितने स्टार्स होते हैं उसका उतना बड़ा रैंक होता है। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है इस तरह से ग्रुप्स को प्रेस किया जाता है और इंडिविजुअल्स की जो है वो रैंकिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर ही ग्रुप साइज की, कि ग्रुप साइज क्या होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्मॉल ग्रुप की। तो स्मॉल ग्रुप्स जो होते हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, वो अपना फास्टर अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज ग्रुप्स। और ये क्या करते हैं, इफेक्टिव यूज करते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उनकी सराउंडिंग में उनको मिलते हैं ये उस पर रिलाई करते हैं और उसी पे काम करते हुए अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं वो स्मॉल ग्रुप से बेहतर तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। और इनके पास एक बेनिफिट ये होता है कि इनके पास इनपुट डाइवर्स आ जाएगी, क्योंकि देखिए स्मॉल ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो लार्ज में कोई 15-20 तो होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी इनपुट लगाएंगे, अपना नॉलेज अपनी स्किल्स शेयर करेंगे, तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और इफेक्टिव होता है इनका काम जो है और इनकी फाइंडिंग बड़ी इफेक्टिव सी आती है। सोशल ऑफिंग के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि आप थोड़ी सी एफर्ट लगा के आप ज़्यादा काम कर जाएं, मतलब कि आप सिंपली कहें तो आप काम चोरी कह सकते हैं इसको, कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल क्या करते हैं, कम एफर्ट लगाते हैं और अपना काम मिलजुल के जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह की डिग्री होती है, टेंडेंसी होती है कि ग्रुप के मेंबर्स किस लिए ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो ग्रुप के गोल्स जो हैं वो शेयर कर सकें और उसके लिए काम कर सकें। तो जो हाईली कोहेसिव ग्रुप हैं, कोहेसिवनेस की मैंने आपको मायने भी बताए थे कि हम मांगी होती है कि आप एक दूसरे को कितना समझते हैं। तो जब जिन ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा एक दूसरे को समझने की सलाहियत होती है उनके काम में निखार भी आता है और वो जल्दी जल्दी अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है रोइंग की, कि अगर ये लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो ये जीत नहीं सकते और अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोहेसिवनेस के रिलेशनशिप की और प्रोडक्टिविटी की। कोहेसिवनेस जो है वो ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर ही हमने पढ़ा है अभी। तो एक तरफ आपको गिवन है कोहेसिवनेस और सेकेंडली आपको गिवन है जी अलाइनमेंट ऑफ ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। ये आपको हाई के लेवल दिए गए हैं, इस तरफ से भी हाई है और इधर से लो है, ये एक ग्रिड आपको बना के दिया गया हुआ है। और इसमें अगर आप गौर करें कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है प्रोडक्टिविटी के अंदर, अगर आपकी कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है और सेकंड आपका ग्रुप वर्क बहुत ज़्यादा है, तो रिजल्ट क्या आता है जी, आपकी स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्टिविटी के अंदर। और फिर हम बात करते हैं कि अगर आपकी जो है ग्रुप वर्क बहुत ज़्यादा है लेकिन आपकी कोहेसिवनेस लो है तो क्या होगा, इंक्रीज आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो लेवल पे होगी। और अगर आपकी ग्रुप वर्क में एसोसिएशन कम है, आपके ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बड़े माठे से हैं, हल्के फुल्के से हैं
और आपकी कोहेसिवनेस हाई है तो क्या होगा, आपकी डिक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी के अंदर। और अगर आपके दोनों ही लो हैं, ना आपके ग्रुप मेंबर्स के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन है, कोहेसिवनेस नहीं है, कोई एक दूसरे को समझता नहीं है, और ना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास गोल है, तो आप क्या करेंगे, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट ही नहीं आएगा आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर। तो ये कोहेसिवनेस का एक मॉडल है, एक एसोसिएशन है उसके हाई लेवल्स की और उसके जो है वो लो लेवल्स की आपस में। अगर आप देखें तो हमने एक्सटर्नल कंडीशन की भी बात कर ली, हमने ग्रुप मेंबर्स की भी बात कर ली और ग्रुप स्ट्रक्चर की भी बात कर ली। अब हमारे पास आ जाता है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस क्या होता है कि कोई ग्रुप जो है वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करेगा, वो डिसीजन कैसे करेगा अपने गोल्स के रिगार्डिंग, और सेकेंड थर्डली वो उनके अगर दरमियान में इख्तलाफ है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को हैंडल कैसे करेंगे। तो अभी हम फर्दर आगे ग्रुप प्रोसेस के अंदर जो है ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। ग्रुप प्रोसेस के अंदर अगर हम सबसे पहले ग्रुप डिसीजन की बात करें तो इसका सबसे पहले हमें फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेजेस और हम डिसएडवांटेजेस दोनों देखेंगे कि आपको जनरेट होता है जी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको नॉलेज अच्छा मिल जाता है, हर मेंबर अपना नॉलेज शेयर कर देता है, आपकी फिर जी डाइवर्स ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि आपके पास जितने लोग आते हैं वो अपनी अपनी थिंकिंग लेके आते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज हो जाते हैं। अगर एक काम एक तरीके से नहीं हो रहा तो आप दूसरे सोर्स से कर सकते हैं। आपके सोल्यूशन की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है कि 5-6 लोग अगर उसको फेवर दे रहे हैं तो फिर वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और लेजिटिमेसी आपके डिसीजन की बढ़ जाएगी कि आपका डिसीजन एक तरह का लीगल हो जाएगा। इसका मायने होता है लेजिटिमेसी का कि आप जो डिसीजन करने जा रहे हैं वो लीगल है, जेन्युइन है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जी इस सारे प्रोसेस के अंदर आपका टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाएगा और माइनॉरिटी आपकी डोमिनेट कर सकती है। चंद एक लोग जो हैं वो हुकूमत कर सकते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स के ऊपर और आपको प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप कंफर्म करें, यही होगा। और एम्बिगुअस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बाकी ग्रुप मेंबर्स की तरफ से कि वो इसे ला ताल्लुकी का इजहार कर दें और कहें कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, देवा सो। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप डिसीजन के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप नंबर के वो क्या यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है जी टेक्निक्स फॉर मेकिंग मोर क्रिएटिव ग्रुप डिसीजंस, यानी कि हम अपने ग्रुप्स के डिसीजंस को बेहतर करने के लिए क्या क्या जो है वो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो जी अल्टीमेट हमारा गोल है, हमने अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है। सबसे इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के ज़रिए एक दूसरे से लिंक करके बात कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, बेसिकली एक आइडिया जनरेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप इनकरेज करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। लाइक आप लोगों को अगर मैं दे देती हूँ कुछ भी कोई एक्टिविटी करने को कि आप कुछ आइडिया लेके आए, उसको क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एनजीटी क्या है कि लेट सपोज आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सारों को एक प्रॉब्लम दे दी गई और कहा गया कि इसका सोल्यूशन ढूंढ के लाओ। इसी तरह से हर ग्रुप मेंबर को एक प्रॉब्लम सौंपती जाती है और उसे डिसीजन मेकिंग करने को कहा जाता है और वो इस प्रॉब्लम को हैंड रिटन लिख के लेके आता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स के लातादाद जो हैं वो सोल्यूशंस निकल के आ जाते हैं और आप फिर फैसला करते हैं कि आपने उस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करना है। और इन तीनों प्रोसेसेस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपकी अल्टीमेटली एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती जाए। तो इंक्रीज करने के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वगैरह और ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करते हुए वो चूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, परसीव्ड इनकम्पिटेंट डिफरेंसेस दैट रिजल्ट इन इंटरफेरेंस और ओपोजिशन की, यानी कि 2 से 3, 4, 5 लोगों की राय में इख्तलाफ होना, उसको कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट। अब मैनेजमेंट क्या होगी कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है, अभी हम उसकी आगे फर्दर बात करते हैं। अभी हम देखते हैं ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, के कॉन्फ्लिक्ट होता गया है। तो वो व्यू पॉइंट कहता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट होना ही बुरी बात है, होना ही नहीं चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि द व्यू दैट कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल एंड इनवर्टेबल आउटकम इन एनी ग्रुप। ये इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अनइनवाइटेबल है, आप ना भी अगर चाहें तो आपका किसी दूसरे से इख्तलाफ हो सकता है और ये ह्यूमंस की नेचर है कि उनकी सबकी नेचर डिफरेंट होती है, तो इसलिए ओपिनियन ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कहते हैं कि द व्यू दैट सम कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फॉर अ ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली।
तो जो इंटरेक्शनिस्ट है वो कहते हैं कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहिए, और अगर एक दूसरे की सोच में फ़र्क भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इसलिए कि वो जो सोच में डिफरेंस है ना, वो नए आइडियाज़ भी ला सकते हैं, नए सोल्यूशन भी ला सकते हैं, उससे वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के हैं, ये इसको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और वो कहते हैं कि जी जो ग्रुप के गोल हैं उससे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो सिंपली दे वांट टू से कि कॉन्फ्लिक्ट्स आर ब्लेसिंग्स। There is functional conflicts that prevent a group from achieving the goal। ये थ्योरी ये लोग बिलीव करते हैं कि जो आपकी ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है ना, वो सिर्फ तबाही लाती हैं, वो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं करते। टास्क कॉन्फ्लिक्ट जी कॉन्फ्लिक्ट हैं इस तरह के जो आपके कंटेंट और गोल्स के ऊपर काम करते हैं और ओवरकम कर जाएं। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके ज़ाती तौर पे, प्रोफेशनली तौर पे दूसरे लोगों के साथ क्या ताल्लुकात हैं, ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ओवर हाउ वर्क्स गेट डन, कि काम कैसे किया जाएगा। ग्रुप के अंदर 4 लोग कह रहे हैं ए रास्ते पे जाना है, 2 कह रहे हैं बी पे जाना है, गोल तो अचीव होना ही होना है, लेकिन ईजी कौन सा है, टाइम जिस पे कम लगे, तो प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कॉन्फ्लिक्ट और ग्रुप परफॉर्मेंस का एक चार्ट। अगर आप देखें तो आपको ये लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है कि लो है और उधर हाई है और इधर परफॉर्मेंस दी गई है। अब आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे आपकी लो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका लेवल मतलब कि लो है और इस तरफ हाई हो जाता है। ABC 3 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप देखें इसमें लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है, लो है, ऑप्टिमल है या हाई है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किस तरह के, अगर डिसफंक्शनल है कि जी आपके जो ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है वो आप अपना गोल नहीं अचीव कर सकते, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। और एपैथेटिक है, स्टेगनेंट अगर लोग हैं वहाँ पे, खूबियाँ क्या हैं उस ग्रुप की कि अनरिस्पॉन्सिव है, लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा जी, लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस क्या होगी, वो लो हो जाएगी। अगर आप देखें तो ये A पॉइंट यही शो कर रहा है कि यहाँ पे डिसफंक्शनल है, और आप देखें यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहाँ पे आ रहा है, और दोनों जो एज चीज़ें हैं वो मिलकर बता रही हैं कि इनकी परफॉर्मेंस लो है। उसके बाद आ जाता है जी ऑप्टिमल लेवल। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इनका जो है ऑप्टिमल है, फंक्शनल है, यानी कि ओपिनियन ऑफ डिफरेंस को एक्सेप्ट किया जाता है कि लोग नई नई राय लाएंगे और काम होगा। लोग क्या हैं, ट्रस्टेबल हैं, सेल्फ क्रिटिकल है, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, आइडियाज़ लेके आते हैं, और इनकी ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या उसकी वजह से हाई है। और फिर अगेन हमारे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, तो और ग्रुप टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट उनकी डिसफंक्शनल है, तो क्या है जी, इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है उस ग्रुप की, कि डिसरप्टिव हैं, कोहेटिक हैं, अनकोऑपरेटिव हैं। कोहेटिक होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले, कोई दाएं जा रहा है कोई बाएं जा रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाएगी और आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और ग्रुप परफॉर्मेंस का जो है वो एक चार्ट है। अब हमारे पास कुछ टेक्निक है कि हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। कि आप सबसे पहली बात ये कि अवॉइड करें कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, आप अकोमोडेट कर लें एक दूसरे को, आप फोर्स ना करें एक दूसरे को कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, फिर यह कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें किसी एक बात पे, या आपस में कोलैबोरेट कर लें, समझौता कर लें किसी चीज़ के ऊपर, तो फिर ये आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमने ग्रुप प्रोसेस की बात कर ली, और ग्रुप प्रोसेस के अंदर हमने अपने कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप टास्क की, कि ग्रुप टास्क जो हैं वो क्या होते हैं। ग्रुप टास्क जो हैं और ग्रुप इफेक्टिवनेस, हाईली आपको कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और इंटरडिपेंडेंट टास्क रिक्वायर हैं, कि लोग एक दूसरे पे कनेक्टेड हों, इंटरडिपेंड कर रहे हों, और फिर वो अच्छे तरीके से टास्क कर सकते हैं। आपकी आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए ग्रुप्स के अंदर, हर मेंबर को पता होनी चाहिए हर बात, और आपके दरमियान कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए ताकि आप सारे मेंबर्स को कंट्रोल कर सकें।